हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हम बात करते हैं 10 क्लास का अध्याय नंबर 8 मैथ। आज हम लोग मैथ का बात करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा यूनिट है, ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास तीनों में पढ़ना है। इसका आगे भी हमको पढ़ना है 11th 12th या जो भी आपका आगे का पढ़ाई होगा, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आइए जानते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति जो है वो आर्यभट्ट का देन है, ठीक है। आर्यभट्ट साइंटिस्ट का नाम है। त्रिकोणमिति जो वर्ड है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये त्रिकोणमिति, इसमें ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि, दूसरा कोण एंड थर्ड इज मिति। त्रि का मतलब हम जानते हैं कि 3 होता है। कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, वो उसको हिंदी में कोण ही बोलते हैं, ठीक है। कोण होता है दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग, या दो लाइन के बीच का जो कोण होता है, ये हम लोग इसमें से भी समझेंगे। और मिति का मतलब होता है मापदंड, या उसको हम लोग माप कह सकते हैं, मतलब 3 कोणों का माप, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रायंगल पे बात करेंगे। 3 कोण एक ट्रायंगल में बनता है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जब कोई 3 भुजा आपस में एक दूसरे से मिलकर एक आकृति तैयार करता है, उस आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज में ये इनको हम लोग भुजा कहते हैं। ये कितना है? 3 भुजा त्रिभुज, और इसमें कोण भी होते हैं, वो 3 कोण होते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक त्रिभुज में टोटल 6 मेंबर होते हैं। पहला ये 3 भुजा होते हैं और ये 3 कोण होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। लेकिन जब हम लोग त्रिकोणमिति का बात करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज बहुत टाइप का होता है। त्रिभुज कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, त्रिभुज इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो जिस त्रिभुज का बात होगा उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज होता है क्या? सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज को कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। इसमें देखिए त्रिभुज में कितना कोण होता है? 1 2 3। जो तीनों कोणों का जो माप है, तीनों कोण को माप लेंगे और हम लोग उसको जोड़ देंगे तो उसमें जो हमको कोण मिलेगा वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री कोण को इस प्रकार से दिखाया जाता है। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर इसे हम लोग नेम दे दे ए बी सी, इसका एक त्रिभुज का तीनों कोणों का माप 180 होता है। अगर समकोण त्रिभुज का बात करें, इसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 180 में 90 सिर्फ ये कोण है, तो कितना बचा? फिर 90 डिग्री बचा। अब ये जो दो कोण बचे हैं, दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि अगर ये दोनों कोणों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है, तब ये आपस में जुड़ के 90 डिग्री का होंगे। लेकिन आप एक वर्ड सुनेंगे न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण वैसा कोण को बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण आपका न्यून कोण होता है जिसका वैल्यू मालूम नहीं है। मान लीजिए अगर ये आपका 35 डिग्री है तो ये आपका 55 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज का हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इस यूनिट में जो सबसे पहला चीज हम लोग को बात करना है कि
मान लीजिए एक त्रिभुज में हम लोग क्या देखें, 6 मेंबर होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अब हम लोग को क्या यहाँ करना है कि तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच में आपस में रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन है, संबंध क्या है तीनों कोणों के बीच में और तीनों भुजाओं के बीच में। तो तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच में संबंध के निकालने के लिए कुछ एक वैल्यू चुना गया, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट। और 4 हो गया, 5वां है आपका सेकेंड एंड कोसेकेंड। ये जो 6 चीज आपको, ये जो 6 चीज दिख रहा है, ये आपको किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोण के बीच का संबंध दिखाएंगे। कैसे, आगे जानते हैं। आर्यभट्ट ने जब त्रिभुज के बारे में खोज किया तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। अब इनका कुछ नाम भी होगा, तो उन्होंने इस भुजा को कहा, मान लीजिए अगर हम लोग इसको ए बी सी मान लेते हैं, तो जो सबसे, अगर समकोण त्रिभुज का बात करें तो जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसको कर्ण का, देखिए इसको कहने से पहले सबसे पहले उन्होंने एक कोण को मुखिया माना, यानी कि उसको लेकर चलने के बाद कहा, बोला कि एक कोण तो ये समकोण है, बाकी किसी 2 कोण में से किसी एक कोण को हम लोग लेकर पहले चलेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने भुजाओं का नाम रखा। अगर इस कोण को हम लोग लेकर चलते हैं तो उस हिसाब से ये जो बड़ा वाला भुजा है उसका नाम उन्होंने कर्ण रखा, और कर्ण के साथ जो जुड़ा होता है उसका नाम आधार रखा। कर्ण के साथ एंगल, जिस एंगल को ले रहे हैं वो एंगल जिस भुजा को जोड़ेगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं तो कर्ण एंगल के साथ इस भुजा को जोड़ता है, मतलब ये आधार हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं इस कोण का, तो उस हिसाब से इस भुजा को हम लोग आधार कहेंगे और इसको हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है। अब उन्होंने भुजाओं के बीच में और कोण के बीच में रिलेशन निकाला। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कोण एक को लेकर बात कर रहे हैं। अब ये जो 6 अनुपात इनको हम लोग जो दिख रहा है वैल्यू, इसका नाम काफी लंबा है, इसको और शॉर्ट किया गया है। साइन को SIN लिखा गया, इससे ई को हटा दिया गया। कोसाइन से इसको सिर्फ शॉर्ट में कॉस लिख दिया गया। टेंजेंट को टेन लिखा गया और कोटेंजेंट को कोट लिखा गया और सेकेंड को सेक, जबकि कोसेकेंड को कोसेक लिखा गया। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि साइन को जो हम लोग ले रहे हैं वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एंगल ए। अगर एंगल ए का बात करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ भुजाओं के बीच में ये रिलेशन को दिखाएगा। अगर किसी एक एंगल को लेके बात करें तो एंगल ए को लेके बात करें तो साइन ए बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। क्या, लंब बटा कर्ण। अब कोस ए को लेके बात करें तो आपका हो जाएगा, यहाँ लंब क्या है, BC बाय AC। यहाँ अगर कोस ए का बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में कोस का वैल्यू जाता है आधार बटा कर्ण। और जब हम लोग tan को लेते हैं तो tan का वैल्यू आपका हो जाता है लंब बटा आधार। फिर आप अगर कोण का बात करें तो कोण का वैल्यू हो जाता है आधार बटा लंब। फिर आपका सेक का अगर वैल्यू लेते हैं तो सेक का आपका हो जाता है कर्ण बटा
आधार। फिर कोसेक का बात करें तो कोसेक का वैल्यू आता है कर्ण बटा लंब। यहाँ पर इनको अगर आसान तरीके से याद अगर आपको रखना है तो कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए साइन का वैल्यू आप याद कर लीजिए लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण। टेन का जो वैल्यू होता है, टेन बराबर होता है टेन ए, यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ ए को लिखेंगे, ठीक है। टेन ए जो होगा वो साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि साइन ए का वैल्यू क्या है, लंब बटा कर्ण। फिर कोस ए का वैल्यू क्या है, आधार बटा कर्ण बटा कर्ण। ये कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटा आधार जो कि टेन का वैल्यू है। तो अगर आप साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद हो जाता है तो टेन का वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए होता है। फिर अगर आप इसके आगे आते हैं, इस प्रकार से आपका ये तीन वैल्यू याद हो गया। अब आगे जो तीन वैल्यू है ये इन्हीं तीन वैल्यू का जस्ट उल्टा है। कैसे देखते हैं, टेन का उल्टा होता है कोट। टेन क्या है, लंब बटा आधार, तो कोट क्या आएगा, आधार बटा लंब, जैसे इसको हम लोग उलट देंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या, आधार बटा कर्ण, तो सेक का वैल्यू क्या जाएगा, कर्ण बटा आधार, जस्ट इसका उल्टा वैल्यू को हम लोग उलट देंगे। फिर जब ऐसे हम लोग कोसेक में आते हैं तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, तो इसका वैल्यू कर्ण बटा लंब, जस्ट उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, त्रिभुज में देखें तो BC बाय AB, और अगर इसका देखें हम लोग आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AB बाय AC। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए हम लोग एंगल ए को नहीं एंगल सी को लेते हैं। देखिए अगर एंगल सी को लेते हैं तो वैल्यू बदल जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ साइन का वैल्यू तो लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ लंब बदल जाएगा। यहाँ लंब क्या था, BC था, लेकिन अब लंब AB हो जाएगा, तो ये यहाँ पर चेंज कर जाएगा। हम लोग पहचानेंगे कैसे, देखिए कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, आधार और कर्ण बदलता है, आधार और लंब बदलता है। जिस एंगल को लेंगे वो एंगल जाहिर सी बात है वो हमेशा कर्ण के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हमेशा अगर एंगल इसको लेते हैं या उसको लेते हैं तो वो कर्ण के साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो कर्ण तो फिक्स है, लेकिन अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो जो एंगल कर्ण के साथ जिस भुजा को जोड़ता है उसको हम लोग आधार ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कर्ण को इस भुजा के साथ जोड़ रहा है एंगल, मतलब इस भुजा को हम लोग आधार ले लेंगे जब इस एंगल का बात करेंगे तब। और अगर इस एंगल का बात करेंगे तो यहाँ कर्ण किसके साथ जुड़ रहा है, इस भुजा के साथ, तो ये आपका आधार हो जाएगा। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग आधार और लंब को किस प्रकार से चयन करेंगे। और ये आपका रहा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको आप लिख लें और याद कर लें। याद करना में इसमें आपको अगर याद करना है तो मेन साइन और कॉस का याद कर लीजिए, और साइन और कॉस का याद हो जाएगा तो साइन बटा कॉस आपका tan का जाएगा। बाकी इन तीनों का उल्टा ये तीनों आते हैं। सिर्फ याद ये यहाँ रखना होगा कि tan किसका उल्टा होगा, tan कोट का उल्टा है या कोट tan का उल्टा है, ठीक है। ना कि tan को हम लोग sec के साथ कर देंगे उल्टा। तो ये चीज आपको अगर याद रहेगा कि tan कोट का उल्टा है या कोट tan का उल्टा है या फिर sec cos का उल्टा है, cosec sin का उल्टा है, तो आप आसानी से ये तीन वैल्यू बिना याद किए हुए लिख सकते हैं अगर आपको ये तीन वैल्यू याद रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।